राधे राधे। तो कैसे हैं सब आप लोग। आज हम भारत एवं विश्व के भूगोल का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, कृषि एवं पशुपालन। पिछले वीडियो में हमने सिंचाई तक पूरा कंप्लीट कर लिया था। जिन्होंने भी वीडियो नहीं देखी हो कृपया जाके आप चैनल पे वीडियो देख सकते हैं। ये मध्य प्रदेश के जितने भी एग्जाम होंगे उन सारे एग्जामों के लिए भारत एवं विश्व का भूगोल काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। थोड़े बहुत क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और अगर कोई एमपीपीएससी का स्टूडेंट है तो उसके लिए तो सोने पर सुहागा हो जाएगी ये वीडियो मेंस एवं प्री के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कृषि एवं पशुपालन। कृषि एवं पशुपालन सामान्य परिचय। भारत एक कृषि प्रधान देश है तथा कृषि की भारतीय अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका है। भारत एक कृषि प्रधान देश है ना, और कृषि की भारतीय अर्थव्यवस्था में एक अहम भूमिका है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार देश की लगभग 55% जनसंख्या कृषि और इससे संबंधित गतिविधियों से जुड़ी हुई है। ये एक प्राथमिक क्रिया है। इसके अंतर्गत खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन तथा वानिकी आदि को भी शामिल किया जाता है। जिनको वीडियो में समझ में नहीं आ रहा है ये लोग पीडीएफ भी ले सकते हैं। आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, इसकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। और अगर वीडियो के माध्यम से आप खुद सेल्फ नोट्स बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप वीडियो के माध्यम से भी सेल्फ नोट्स बना सकते हैं। भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषता ये है कि ये देश की लगभग आधी जनसंख्या का भरण पोषण करती है तथा कृषि आधारित उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराती है, जिनका राष्ट्रीय आय में महत्वपूर्ण योगदान होता है। भारतीय कृषि मुख्यतः मानसून पर आधारित होती है, इसलिए इसे मानसून का जुआ भी कहा जाता है। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी कहते हैं। देश में मृदा, जलवायु व कृषि पद्धति में अंतर होने के कारण भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न खाद्य एवं अखाद्य फसलों का उत्पादन होता है। ऋतुओं के आधार पर भारतीय कृषि को तीन वर्गों में विभाजित किया गया। कौन कौन सी फसलें होती हैं? खरीफ की फसल होती है, रबी की फसल होती है और जायद की फसल होती है। इन तीनों भागों में बांटा गया है। अब हम खरीफ, रबी तथा जायद की फसल पढ़ेंगे। खरीफ की फसल, इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसल आती हैं और ये कहाँ कहाँ बोई जाती है, कौन से महीने में बोई जाती है, ये सारा हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत फसलों को जून से जुलाई तक बोया जाता है। खरीफ की जो फसल होती हैं वो जून से जुलाई तक बोई जाती हैं। ये पानी वाली फसल होती हैं। सॉरी सॉरी इनको क्या है, फसलों को जून से जुलाई तक बोया जाता है तथा सितंबर से अक्टूबर में इनकी क्या होती है, कटाई होती है। ये वर्ष काल की फसलें होती हैं, ये वर्षा काल की फसलें होती हैं। खरीफ की फसलों के अंतर्गत में दक्षिण पश्चिमी मानसून वर्षा से लाभ होता है। कौन से मानसून से लाभ होता है? दक्षिण और पश्चिम की मानसूनी वर्षा से लाभ होता है खरीफ की फसलों में। खरीफ की फसलों की बुआई के समय अधिक तापमान और अधिक आर्द्रता की जरूरत होती है। खरीफ की फसलों के लिए अधिक तापमान की और अधिक आर्द्रता की जरूरत होती है। इसकी प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? धान है, सोयाबीन, अरहर, तिल, मूंग, उड़द, लोबिया, ज्वार, रागी, बाजरा, मूंगफली, तंबाकू इत्यादि है। रबी की फसल, रबी की फसलों को अक्टूबर नवंबर तक बोया जाता है तथा अप्रैल मई तक काटा जाता है। ये शीतकाल की फसलें होती हैं। रबी की फसलों के उत्पादन में शीतकालीन पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा सहायक होती है। ठीक है। रबी की फसलों को उगते समय अपेक्षाकृत कम तापमान तथा पकने के लिए अधिक तापमान एवं दीर्घ प्रकाश काल की आवश्यकता होती है। प्रमुख फसलें गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, आलू, मसूर, अलसी, राई इत्यादि हैं। अब पढ़ेंगे हम जायद। जायद की फसलों को सामान्यतः रबी एवं खरीफ की मध्यवर्ती काल में उगाया जाता है। इस प्रकार जायद फसलों की मार्च में बुआई कर जून तक काट लिया जाता है। ये मुख्यतः ग्रीष्म काल की फसलें होती हैं। जायद की फसलों में खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, करेला इत्यादि होते हैं। कृषि तंत्र, कृषि को एक प्रक्रम के रूप में देखा जा सकता है जिसमें मुख्यतः 3 चरण निवेश, प्रक्रिया एवं निर्गत शामिल हैं। प्रथम चरण में निवेश के तौर पर मशीनरी, बीज, उर्वरक, श्रमिक एवं भौतिक निवेश, सूर्य प्रकाश
वर्षा, तापमान, मृदा ढाल आदि को सम्मिलित किया जाता है। दूसरा चरण प्रक्रिया के रूप में संपन्न किया जाता है, जिसमें जुताई, बुआई, छिड़काव, सिंचाई, निराई और कटाई आदि आते हैं। तीसरे चरण में निर्गतों के अंतर्गत उपरोक्त दोनों चरणों से प्राप्त उत्पाद, जिसमें फसल, ऊन, डेयरी उत्पाद, कुक्कुट उत्पाद शामिल हैं, को किसमें लिया जाता है? कृषि तंत्र में लिया जाता है। तीसरे चरण में प्रमुख कृषि विधियों में क्या पढ़ेंगे हम? जीविकोपार्जी कृषि। इसके अंतर्गत न्यूनतम भूमि से अधिकतम उपज ली जाती है और उपज का अधिकांश भाग कृषि अपने परिवार के सदस्यों की उदरपूर्ति के लिए प्रयोग करती है। इस प्रकार की कृषि प्रायः मानसून, मृदा की प्रकृति, उर्वरता और फसल उगाने के लिए पर्यावरणीय परिस्थितियों पर निर्भर करती है। इसे गहन कृषि या जीवन निर्वाह कृषि भी कहते हैं। विश्व की लगभग आधी जनसंख्या किस पर है? कृषि पर निर्भर होती है। स्थानार्थी कृषि, है ना, ये कृषि की सबसे प्राचीन विधि है। इसके अंतर्गत कृषि विशेष स्थल की वनस्पति को काटकर या जलाकर साफ कर दिया जाता है और फिर उस पर कृषि की जाती है। इसे कर्तन एवं दहन प्रणाली या पेड़ा पद्धति भी कहते हैं। मतलब कोई भी हम फसल बोते हैं, जब उसकी कटाई हो जाती है तो थोड़ा थोड़ा उसके अंदर जड़ टाइप की रह जाती है, तो जब दूसरी फसल के लिए हम इसको रेडी करते हैं तो इसकी पूरी कटाई कर देते हैं और इसको दहन कर देते हैं। इस प्रणाली को पेड़ा पद्धति कहते हैं। उसके बाद में हम दूसरी कृषि उस पे आरंभ करते हैं। हम इसमें डीपली इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये क्विक रिवीजन है। जिनको भी डीपली पढ़ना है आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, नई वीडियो आपको मिल जाएगी इसकी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे खनिज संसाधन। खनिज संसाधन सामान्य परिचय। खनिज से तात्पर्य प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले ऐसे पदार्थों से है जिनका निश्चित रासायनिक, भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक संगठन है। इनको खनन, उत्खनन एवं प्रवेदन द्वारा प्राप्त किया जाता है। साथ ही इन सभी का आर्थिक महत्व भी होता है। खनिज क्षयशील संसाधन है जिनका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है। भारत के संदर्भ में खनिजों की स्थिति संतोषप्रद है। हमारे देश में 100 से अधिक प्रकार के खनिज मिलते हैं। भारत में अधिकांश खनिज क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? प्रायद्वीपीय भारत में अधिक खनिज पाए जाते हैं। जैसे कि कौन कौन से प्रायद्वीपीय भारत? यही कारण है कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु खनिज संसाधन की दृष्टि से देश के महत्वपूर्ण राज्य हैं। इन राज्यों में सबसे ज्यादा खनिज पाया जाता है। उत्तर भारत के विशाल जड़ोद मैदानी भूभाग आर्थिक दृष्टि से उपयोगी खनिज से विहीन हैं। भारत में खनिज संसाधनों का वितरण आसमान और अनियमित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि खनिजों की उपस्थिति कुछ विशिष्ट भूवैज्ञानिक संरचनाओं से संबद्ध होती है। भारत में अधिकांश कोयला गोंडवाना शेल समूह में मिलता है। कोयला सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? गोंडवाना शेल समूह में कोयला मिलता है। इसी प्रकार धारवाड़ एवं कुड़प्पा तंत्र में भारत के प्रमुख धात्विक खनिज जैसे लोहा, तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज इत्यादि प्रमुख अत्यधिक खनिज जैसे चूना पत्थर, डोलोमाइट, जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट इत्यादि कुड़प्पा एवं ऊपरी विंध्य तंत्र में मिलते हैं। खनिज संसाधनों का वर्गीकरण रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म के आधार पर खनिजों को दो प्रमुख श्रेणियों धात्विक एवं अधात्विक में वर्गीकृत किया जाता है। धातुएं कठोर पदार्थ हैं जो ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, जबकि अधिकांश अधातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती हैं। धात्विक खनिजों को भी लोहा लोहा धात्विक खनिज और अलोहा धात्विक खनिज में वर्गीकृत किया जाता है। और लोहे धात्विक खनिजों में लोहांश पाया जाता है, जबकि अलोहे धात्विक खनिजों में लोहांश नहीं पाया जाता है। लोहे धात्विक खनिजों में लोहांश पाया जाता है और जबकि अलोहे धात्विक खनिजों में अलोहांश नहीं पाया जाता है।
अधात्विक खनिज कार्बनिक एवं अकार्बनिक प्रकृति के होते हैं। कार्बनिक प्रकार में खनिज ईंधन जैसे पेट्रोलियम, कोयला आदि। अकार्बनिक प्रकार में अभ्रक, चूना पत्थर तथा ग्रेनाइट आदि शामिल होते हैं। खनिज धात्विक एवं अधात्विक, लोहा और अलोहा, है ना। लोहांश किसमें पाया जाता है ये आप लोग इसमें देख लीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे खनिज पेटियां। भारत में अधिकांश खनिज खनिज संपदा का केंद्र प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में है। इस पठारी भाग में खनिजों के वितरण हेतु खनिज संपदा की कई पेटियों को चिन्हित किया जाता है। ये पेटियां हैं उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र की पेटी, मध्यवर्ती पेटी, उत्तर पश्चिमी पेटी या अरावली क्षेत्र की पेटी, दक्षिण एवं दक्षिणी पश्चिमी पेटी। उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र की पेटी। उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र की पेटी का विस्तार छोटा नागपुर पठार के झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा तक है। खनिज संसाधनों का भंडार की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक संसाधन संपन्न क्षेत्र है। इसे भारतीय खनिज का यह हृदय स्थल भी कहा जाता है। यहाँ धारबार एवं गोंडवाना दोनों प्रकार की संरचनाओं का विकास होने के कारण लोहे, अयस्क, तांबा, अभ्रक एवं कोयला आदि खनिज संसाधनों के सर्वाधिक भंडार हैं। कुड़प्पा संरचना का विकास होने के कारण यहाँ चूना पत्थर के भी निक्षेप मिलते हैं। छोटा नागपुर पठार में लोहे, अयस्क एवं कोयला की उत्पादकता के कारण ही यहाँ लोहा, इस्पात एवं भारी इंजीनियरिंग उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है। छोटा नागपुर के पठार को भारत के रूप प्रदेश की संख्या दी जाती है। ऊर्जा संसाधन सामान्य परिचय। एनर्जी रिसोर्सेस ना, सामान्य परिचय। सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। सूर्य ऊर्जा की ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी और उस पर रहने वाले जीवों को अपने कार्यों एवं क्रियाओं को संपादित करने में सहायता करती है। किसी भी देश में ऊर्जा संसाधनों का विकास उस देश के औद्योगिक विकास का सूचक होता है। उच्च ऊर्जा उत्पादन और उसकी उचित खपत को सुनिश्चित कर देश में आर्थिक पिछड़ेपन, कुपोषण एवं अशिक्षा आदि समस्याओं का समाधान किया जाता है। ऊर्जा संसाधन अर्थात जिनका उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण। ऊर्जा स्रोतों का वर्गीकरण क्या है? परंपरागत प्रयोग के आधार पर परंपरागत ईंधन स्रोत, गैर परंपरागत ईंधन स्रोत, है ना। सतत उपलब्धता के आधार पर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। उत्पत्ति के आधार पर जीवाश्म, परमाणु ऊर्जा, हाइड्रो पावर, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, समुद्र तापीय ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा। परंपरागत प्रयोग के आधार पर ऊर्जा संसाधनों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत और गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत। पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत ऊर्जा प्राप्ति के ऐसे स्रोत जिसका उपयोग मानव पारंपरिक तौर पर आराम से ही करता चला आ रहा है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी, चारकोल, सूखा गोबर, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस आदि। ऐसे स्रोतों को परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है ना। गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत ऊर्जा स्रोत की मात्रा सीमित है अथवा नवाचारों के द्वारा कुछ ऐसे ऊर्जा स्रोतों को विकसित किया गया है या किया जाता है जिनका पारंपरिक रूप से उपयोग नहीं किया गया है। ऐसे ऊर्जा स्रोतों को गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहा जाता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा, शेल गैस आदि। सतत उपलब्धता के आधार पर भी ऊर्जा संसाधनों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है: नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा जब किसी ऊर्जा स्रोत का उपयोग पुनः या सतत रूप से किया जाता है तो ऐसे स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा कहते
हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भू-तापीय ऊर्जा आदि। भारत में स्थापित ऊर्जा क्षमता के अनुसार कितना है विद्युत ऊर्जा के स्रोत? कोयला 58%, 58.9%। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अनवीकरणीय ऊर्जा, जब किसी ऊर्जा स्रोत का उपयोग दोबारा न किया जा सके तथा इसकी उपलब्धता सीमित हो तो ऐसे स्रोत से प्राप्त ऊर्जा को अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, शेल गैस, परमाणु ऊर्जा आदि। कोयला कोयला मुख्यतः वनस्पति का कार्बनीकृत अवशेष होता है, जिसका उपयोग प्रकाश एवं ऊर्जा प्राप्ति के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। ये सामान्यतः हाइड्रोकार्बन से निर्मित एक ठोस संस्तृत शेल है। ये ज्वलनशील खनिज जैव पदार्थ से मिलकर बना होता है। इन जीवाश्मों में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर आदि पाया जाता है। ये उद्योग इंडस्ट्री, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए राधे राधे, अपना ख्याल रखिएगा। जिन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी है, चैनल पे जाके आप लोग वीडियो देख सकते हैं, काफी ज्यादा आपको इससे लाभ मिलेगा। जय श्री राधे श्याम।